हेलो साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो चलिए, क्लास 8 साइंस का हमने चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट किया था। उसी चैप्टर को आज हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग को तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो दोस्तों, मैंने फ्रिक्शन खत्म कर दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स को। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। नॉन कांटेक्ट का मतलब ये है कि जिसमें कांटेक्ट नहीं हो, मतलब कि संपर्क नहीं हो, एक दूसरे का संपर्क नहीं हो, उसी को हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स में आया मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है, जो मैग्नेट द्वारा लगता है, उसे हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स के में जानते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को। तो चलिए पहले एक्टिविटी देखते हैं 11.6 में क्या कर रहा है। टेक ए पेयर ऑफ वार मैग्नेट, मतलब कि एक पेयर लेना है, मतलब दो मैग्नेट बार मैग्नेट को लेना है। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ मैग्नेट ओवर थ्री राउंड से पेंसिल और वुडन रोलर एज शोन इन फिगर 11.10। मतलब 11.10 के तरह एक लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट, मतलब जो लॉन्गर साइड है मैग्नेट का, उसे रखना है ओवर थ्री राउंड शेप्ड पेंसिल पे और वुडन रोलर एज शोन इन फिगर। मतलब वुडन रोलर या पेंसिल पे रखना है लॉन्गर साइड को। नाउ bring one end of the other magnet near the end of magnet placed on the roller। मतलब अब लाइए एक इंड दूसरे मैग्नेट का नियर द इंड ऑफ मैग्नेट, मतलब जो मैग्नेट आप लोगों ने पेंसिल पे रखा है या वुडन पे रखा है, वुड पे, उस पे लाइए नियर द इंड ऑफ मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर, जो वुडन रोलर पे रखा हुआ है उस पे लाइए। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट डू नॉट टच ईच अदर। मतलब ये श्योर रहिए कि मैग्नेट जो है, दोनों मैग्नेट एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, ऑब्जर्व कीजिए क्या हुआ। नेक्स्ट आगे क्या करना है, फिर ब्रिंग द अदर इंड ऑफ मैग्नेट, मतलब अब दूसरा इंड जो है मैग्नेट का लाइए उसको नियर द सेम इंड ऑफ मैग्नेट, मतलब कि जो सेम इंड मैग्नेट का है उसके पास में, प्लेस्ड ऑन द रोलर, मतलब जो रोलर पे रखा हुआ है। नोट व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेट, अब नोट करिए कि मैग्नेट पे क्या होता है। प्लेस्ड ऑन द रोलर, जो रोलर पे रखा गया है। एवरी टाइम अनदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट, मतलब प्रत्येक समय दूसरा मैग्नेट जो है यह इसके करीब आएगा पहले मैग्नेट के। चलिए तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका एक्टिविटी का आगे बताया गया। डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बिगिन टू मूव, क्या मैग्नेट ऑन द जो रोलर पे है, मैग्नेट ऑन द रोलर बिगिन मतलब शुरू कर देता है टू मूव, मूव करना। व्हेन द अदर मैग्नेट इज बॉट नियर इट, मतलब जो हम लोगों ने रोलर पे मैग्नेट को रखा है, जब उसके पास में हम लोग दूसरे मैग्नेट को लाते हैं तो क्या यह मूव करना शुरू कर देता है। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट, क्या यह हमेशा मूव करता है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेट को अप्रोच करते हैं। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करता है ऑब्जर्वेशन। डज इट मीन्स, क्या इसका मतलब होता है दैट की सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट, मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो दोनों मैग्नेट के बीच में लगता है। तो इसका एक्टिविटी आप लोग करके देखिए। क्या करिएगा कि एक रोलर स्केल के एक इंड पे रख दीजिएगा, यहाँ पे मैग्नेट है ना, दूसरे मैग्नेट को उसके पास में ले जाइएगा। तो देखिएगा ये जो मैग्नेट है दूसरे मैग्नेट के करीब में आता है ना। साउथ पोल नॉर्थ पोल आप लोग पढ़े होंगे, उसी बेसिस पे ये काम करता है।
साउथ और नॉर्थ अपोजिट पोल होता है तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, और जब भी सेम पोल हो जाता है जैसे साउथ और साउथ हो जाएगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब दूर भागेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक का साउथ एक का नॉर्थ हो जा रहा है, जिसके कारण ये मूव करीब आना चाह रहा है। यही बात है इस एक्टिविटी में, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट लाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, मतलब आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि लाइक पोल एक जैसा पोल मैग्नेट का रिपेल करता है एक दूसरे को, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक पोल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन also be seen and another form of pull और push, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में कैन also be seen, मतलब देखा जा सकता है कैसा, एज अनदर फॉर्म, मतलब दूसरे फॉर्म में पुश और पुल पे। जैसे अट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे से खींचा, तो खींचा हो गया तो पुल की तरफ आएगा, खिंचाव हो रहा है, तो पुश मतलब धक्का दे रहा है, दूर जा रहा है, तो वो हो जाएगा रिपल्शन, ठीक है ना। तो यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टेक्ट फॉर ऑब्जर्वेशन द फोर्स बिटवीन देम। डू यू हैव टू ब्रिंग मतलब क्या आपने इसे लाया मैग्नेट को टू कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट में फॉर ऑब्जर्वेशन द फोर्स बिटवीन देम, मतलब ऑब्जर्वेशन करने के लिए दोनों के बीच में फोर्स जो लग रहा है उसके ऑब्जर्वेशन के लिए आप लोगों ने क्या दोनों मैग्नेट को लाया कांटेक्ट में। तो ये एक क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने कांटेक्ट में लाया या खुद गया, आप लोग करके देखिए, एक्टिविटी है। ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट, मतलब एक मैग्नेट जो है यह एक्सर्ट करता है फोर्स दूसरे मैग्नेट पर विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट, मतलब बिना इसके कांटेक्ट में लाए हुए। यही यहाँ पे बोल रहा था कि डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कांटेक्ट फॉर ऑब्जर्वेशन द फोर्स बिटवीन देम, क्या आपने मैग्नेट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया फोर्स ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो ऐसा हम लोगों ने किया नहीं, वो तो खुद अट्रैक्ट हुआ था। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, एक्टिविटी करके देख लीजिए, ठीक है। यही यहाँ पे बोल रहा है ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट, मतलब एक मैग्नेट जो है एक्सर्ट करता है फोर्स दूसरे मैग्नेट पे विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विथ इट, मतलब बिना इसके कांटेक्ट में लाए हुए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट, मतलब फोर्स एक्सर्ट किया जाता है जो मैग्नेट के द्वारा, इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब यह नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि हम लोग को इसे कांटेक्ट में लाने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। इसके जैसे आप लोगों ने अभी देखा फ्रिक्शन देखा, तो फ्रिक्शन क्या था, कांटेक्ट फोर्स था जिसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट, इसी तरह जो फोर्स है एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स एक्सर्टेड किया गया ऑन ए पीस ऑफ आयरन, एक आयरन के पीस पर, इज आल्सो नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब आयरन के पीस पे मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स अट्रैक्ट किया गया फोर्स को जो हम लोगों ने एक्सर्ट कराया वो भी एक क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। चलिए तो ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया, मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से नॉन कांटेक्ट फोर्स में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, या कैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स है इसको देखते हैं। टेक ए प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 equal pieces. Suspend one of the piece from the edge of table with the help of piece of thread. फिगर 11.11 में यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि टेक ए प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 equal pieces, मतलब एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ लीजिए, इसे 2 इक्वल पार्ट में काट दीजिए, ठीक है ना। कट इट इनटू नियरली 2 equal पीस, मतलब 2 इक्वल भाग में काट दीजिए। सस्पेंड, एक को लटकाना है, सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द इज ऑफ द टेबल, मतलब टेबल के किनारे में एक इज को लटका एक पीस को लटका देना है, ठीक है ना, वन पीस को टेबल के इज से, विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ थ्रेड, मतलब धागे की सहायता से आप उस स्ट्रॉ को लटका दीजिए। नाउ होल्ड द अदर पीस, अब दूसरे पीस को होल्ड करिए। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड, मतलब अब उस स्ट्रॉ के दूसरे पीस को, नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड, मतलब अब अपने हाथ में स्ट्रॉ के दूसरे पीस को रखें
एंड रब इट फ्री इंड, और इसके फ्री वाले इंड को रबे, मतलब एक दूसरे फ्री इंड को रब करे विथ द शीट ऑफ पेपर, मतलब कागज के टुकड़े से, ठीक है ना। ब्रिंग द रब्ड इंड ऑफ स्ट्रॉ, अब रब्ड इंड को लाइए स्ट्रॉ के पास में, नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ, मतलब जो सस्पेंडेड स्ट्रॉ है उसके पास में लाइए। मेक श्योर दैट द टू पीस डू नॉट टच ईच अदर, ये कंफर्म कर लीजिए, मतलब ये ध्यान रखिए कि दोनों पीस एक दूसरे के टच में नहीं है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो आप लोग ये एक्टिविटी करके देखिए। सिंपल सा एक्टिविटी है, देखिए यही एक्टिविटी है कि एक स्ट्रॉ लिया गया, उसको दो भाग में काट दिया गया ना, उसको एक भाग को टेबल के इज्ड से लटका दिया गया और दूसरे भाग को हाथ में रखा गया और कागज के टुकड़े से उसको रब किया गया, ठीक है ना, कागज के टुकड़े में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट रब द फ्री इंड ऑफ सस्पेंडेड, नेक्स्ट अब क्या करना है, रब द फ्री इंड ऑफ सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विथ ए शीट ऑफ पेपर, मतलब अब रब कीजिए फ्री इंड ऑफ सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ, मतलब कि जो सस्पेंडेड पीस है एक्स्ट्रा का, उसमें रब करिए विथ द शीट ऑफ पेपर, मतलब एक पेपर के शीट से। अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ एक्स्ट्रा, अगेन लाइए, फिर से लाइए, पुनः लाइए पीस ऑफ एक्स्ट्रा, स्ट्रॉ के पीस को, दैट वाज रब्ड यर्लर, मतलब जो पहले रब किया गया था, विथ पेपर, पेपर की सहायता से, नियर द फ्री इंड के पास में, ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ, मतलब सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो ये एक्टिविटी को, इस एक्टिविटी को आप लोग करके देखिए। वैसे इसका ऑब्जर्वेशन क्या निकला यहाँ पे बताया गया होगा, ऑब्जेक्ट और थिंग्स, मतलब वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई वस्तु हो, फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, तो जो अर्थ की तरफ गिरता है, बिकॉज इट पुल देम, क्योंकि यह इसे खींचता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यही फोर्स ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। मतलब हर एक चीज जो है जो अर्थ की तरफ खिंचाता है, जैसे कोई भी चीज आप फेंक के, बॉल को ही फेंक के देखिए, वो ऊपर एक निश्चित डिस्टेंस तक जाने के बाद पुनः नीचे आता है, तो ये मीन्स कि यह अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट होता है, तो इसी को हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। या न्यूटन के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो एक ट्री के नीचे सोए हुए थे, वहां से पेड़ से एक मैंगो या सेब जो बोलना है जो था वो गिरा, तो फिर वो कैसे नीचे आया, इसी पे तो न्यूटन ने अपना रूल्स लाया ना, उन्होंने इस पे ऑब्जर्वेशन किया, तो वही है, उसी फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ही वो सब होता है। दिस इज एन एट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये भी एट्रैक्टिव फोर्स है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब ग्रेविटी का जो फोर्स है ये सभी ऑब्जेक्ट पे लगता है, ठीक है ना। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन all of us all the time without our being aware of it, मतलब कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है यह एक्ट करता है ऑन ऑल ऑफ अस, मतलब सभी पे, हमारे, हम लोगों के सभी पे लगता है, ऑल द टाइम, हमेशा लगता है, विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट, मतलब हम लोग इसके, मतलब बिना अवेयर के भी हम लोग को लगते रहता है, ठीक है ना। वाटर बीइंग टू फ्लो टुवर्ड द ग्राउंड, मतलब वाटर जो है फ्लो करता है टुवर्ड द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ फ्लो करता है। एज सुन एज वी ओपन ए टैप, जैसे ही हम लोग टैप को ओपन करते हैं अपने नल के, वाटर इन रिवर फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब वाटर जो है ये रिवर से डाउनवर्ड फ्लो करता है, नीचे की तरफ फ्लो करता है, ये भी क्यों करता है, ग्रेविटी के कारण ही करता है। तो दोस्तों हमने इसको खत्म करने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में देख लिया, तो इसके बाद हम लोग पहले यहाँ पे देखना था, सॉरी फॉर दैट, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ डायरेक्ट देख लेते हैं। तो एस्ट्रा वाले का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या हुआ कि ये एस्ट्रा रब, मतलब एक एस्ट्रा रब किया गया विथ पेपर, पेपर के द्वारा अट्रैक्ट अनदर एस्ट्रा, अट्रैक्ट करता है अनदर एस्ट्रा को, बट रिपेल इट, लेकिन रिपेल करता है इसे, इफ इट हैज आल्सो बीन रब्ड विथ ए शीट ऑफ पेपर, मतलब जब इसे एक शीट ऑफ पेपर से रब किया जाता है तो ये एस्ट्रा एक दूसरे एस्ट्रा को रिपेल करने लगता है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ए एस्ट्रा इज सेड टू हैव acquire electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper,
मतलब एस्ट्रा को कहा जा सकता है, कह सकते हैं कि यह एक्वायर कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विथ ए शीट ऑफ पेपर। मतलब जैसे ही इसको शीट ऑफ पेपर से रब किया गया तो एस्ट्रा जो है मेरा यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्वायर कर लिया। सच एस्ट्रा इज एन एग्जांपल ऑफ चार्ज बॉडी। इस तरह का जो एस्ट्रा है यह एग्जांपल किसका है, चार्ज बॉडी का। द फोर्स exerted by a charge body on another charge, मतलब जो फोर्स exert किया गया चार्ज बॉडी के द्वारा बाय अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, मतलब दूसरे चार्ज और अनचार्ज बॉडी पर इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, मतलब फोर्स जो exert किया गया चार्ज बॉडी के द्वारा ऑन अनदर दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आप लोग आगे पढ़िएगा तो जानिएगा कि F इज इक्वल टू यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे 9, 10, 11, 12, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस फोर्स कम इनटू प्ले, ये फोर्स कब अपने प्ले में आता है, मतलब कि शुरू होता है। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडी आर नॉट इन कांटेक्ट, मतलब जब बॉडी कांटेक्ट में नहीं होता है तब भी ये फोर्स प्ले में आ जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है देयरफॉर इसलिए इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज इन चैप्टर 15, मतलब चैप्टर 15 में हम लोग इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यू नो दैट, मतलब आप लोग जानते हैं, ए कॉइन और ए पेन फॉल टू द ग्राउंड, मतलब एक कॉइन या पेन ग्राउंड की तरफ गिरता है व्हेन इट स्लिप ऑफ योर हैंड, मतलब जब आपके हाथ से ये छूटता है। द लिप्स और फ्रूट आल्सो फॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन, मतलब लिप्स हो गया या फ्रूट गिरता है ग्राउंड की तरफ व्हेन जब दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट, जब यह प्लांट से टूटता है या छूटता है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आप लोगों ने आश्चर्य हुआ, व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों होता है। व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड, जब कॉइन आपके हाथ से छूटता है, इट इज एट रेस्ट, यह रेस्ट में हो, सॉरी, जब व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड, तो जब आप कॉइन आपके हाथ में होता है, इट इज एट रेस्ट, या रेस्ट में होता है। एज सून एज इट इज रिलीज, जैसे ही इसे रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, इट बिगिन टू मूव टू डाउनवर्ड, यह डाउनवर्ड मूव करने लगता है। इट इज क्लियर दैट, यह क्लियर है कि द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ कॉइन अंडरगोज ए चेंज, मतलब जब छूटता है हमारे हाथ से तो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ कॉइन, मतलब मोशन कॉइन के जो स्टेट ऑफ मोशन है अंडरगो ए चेंज, मतलब चेंज हो जाता है कॉइन का स्टेट ऑफ मोशन। कैन दिस हैपन विदाउट ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या ऐसा हो सकता है बिना कोई फोर्स एक्ट किए हुआ। विच इज दिस फोर्स, कौन सा ऐसा फोर्स है, यही बारे में हमें पता करना है। तो हम लोगों ने देखा भी, ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, मतलब ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु अर्थ की तरफ फॉल करता है, गिरता है, बिकॉज पुल इट देम, क्योंकि खिंचाव होता है उसे अर्थ की तरफ। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी, यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, और जस्ट ग्रेविटी या ग्रेविटी भी कहते हैं। दिस इज एट्रैक्टिव फोर्स, ये एट्रैक्टिव फोर्स है। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट एन ऑब्जेक्ट, मतलब यह ग्रेविटी फोर्स है, हमेशा ऑब्जेक्ट पे लगता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस, हमें हमारे सभी पे लगता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हमेशा लगता है। विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट, मतलब बिना इसके अवेयर हुए हुए हमें लगते रहता है, पता भी नहीं चलता। वाटर बीइंग टू फ्लो टुवर्ड द ग्राउंड एज सून एज इट ओपन द टैप, जैसे हम लोग नल खोलते हैं वाटर ग्राउंड की तरफ गिरने लगता है। रिवर का वाटर जो है ये डाउनवर्ड फ्लो करता है, ये सब ग्रेविटी के कारण ही होता है। चलिए, ग्रेविटी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन, मतलब ग्रेविटी जो है ये नहीं एक प्रॉपर्टी नहीं है अर्थ अलोन, मतलब सिर्फ अर्थ के अलोंग ही आना ग्रेविटी की प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट इसके बावजूद अर्थ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है सभी, वेदर स्मॉल और लार्ज, जो छोटा और बड़ा हो, एग्जर्ट ए फोर्स, फोर्स एग्जर्ट करता है ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट पे। दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक फोर्स जो होता है इसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मतलब कि
कोई जरूरी नहीं है कि अर्थ के तरफ ही ग्रेविटी फोर्स लगता है, इसके बावजूद जितना भी यूनिवर्स में वस्तु है, छोटा हो बड़ा हो, सभी एक दूसरे पे एक फोर्स लगाता है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो चलिए, ये हम लोग नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स को खत्म कर लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रेशर की तरफ से। तो हम लोग प्रेशर को स्टार्ट करते हैं। प्रेशर के बाद हमारा कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रेशर को स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन क्लास 8 दैट, आप लोगों ने क्लास कक्षा 8 में पढ़ा, स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और ए साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप्स। मतलब आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा, स्ट्रॉन्ग विंड जो तेज हवा होता है, ड्यूरिंग ए स्टॉर्म मतलब तूफान चलता है या साइक्लोन चलता है, कैन ब्लो अवे फ्रॉम द रूफ ऑफ टॉप, मतलब कि रूफ का जो टॉप होता है उससे दूर जाता है। साइक्लोन चलता है या स्टॉर्म चलता है या स्ट्रॉन्ग विंड चलता है, ठीक है ना। यू ऑल्सो लर्न, आप लोगों ने यह भी सीखा, दैट कि विंड्स एंड साइक्लोन आर कॉज्ड बाय, विंड्स और साइक्लोन किसके द्वारा होता है, बाय द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर, मतलब एयर प्रेशर के डिफरेंसेस के कारण विंड्स और साइक्लोन होता है, ठीक है ना। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, क्या फोर्स और प्रेशर में कोई रिलेशन है, लेट्स अस फाइंड आउट, हम लोग इसे पता करते हैं। ट्राई टू पुश, मतलब पुश करने की कोशिश करते हैं, मतलब धक्का देने की कोशिश करते हैं, ए नेल इनटू ए वुडन प्लैंक बाय इट्स हैंड, मतलब हाँ हेड, मतलब एक कील जिसको हम बोलते हैं नेल, कील को हेड की तरफ से हम लोग ठोकने की, मतलब कि एक वुडन प्लैंक में उसको प्रेस करने की, दबाने की कोशिश करते हैं हेड की तरफ से। मतलब कील मेरा इस तरह होता है ना, इस तरह मेरा कील होता है, तो हम लोग इस तरफ से ऐसे, ये मैं मान के चलिए कि मेरा वुडन पीस है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से दबाने की कोशिश करेंगे, ये तो क्या ये दब जाएगा हेड की तरफ से। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। डिड यू सक्सीड, क्या आप सक्सेस हो पाते हैं, तो कभी नहीं होगा। ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड इन, अब पॉइंटेड इन इस तरफ से ट्राई करने की कोशिश करिए, अब कोशिश करिए कि इस तरफ से इसको वुडन प्लैंक पे पुश करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। कैन यू डू इट दिस टाइम, क्या इसमें आप कर सकते हो, तो हाँ आप लोग जो मेरा शार्प इज्ड जिधर से होता है नेल का, मतलब पॉइंटेड होता है, उधर से आप लोग आसानी से वुडन प्लैंक में पुश कर सकते हो। ऐसा क्या होता है, तो इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ट्राई कटिंग वेजिटेबल विथ ए ब्लंट, मतलब भोथेदार चाकू से हम लोग सब्जी काटने की कोशिश करते हैं, एंड शार्प नाइफ, और दूसरी बार करते हैं शार्प नाइफ से। विच इज इजियर, कौन इजियर था, तो ऑटोमेटिक शार्प वाला इजियर होगा। डू यू गेट the feeling that the area over which the force apply, do you get the feeling, क्या तुम प्राप्त किए फीलिंग कि एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाई, मतलब जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई किया गया, फॉर एग्जाम्पल पॉइंटेड इंड ऑफ द नेल, मतलब पॉइंटेड इंड जो नेल का था उस पे प्ले ए रोल मेकिंग टास्क इजी, मतलब कि डू यू गेट द फीलिंग दैट, क्या आपने महसूस किया, मतलब फील किया कि एरिया ओवर विच फोर्स अप्लाइड, जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई किया गया, जैसा कि एग्जांपल में बताया गया कि पॉइंटेड इन नेल के पॉइंटेड इन पर प्ले ए रोल इन मेकिंग दिस टास्क इजियर, मतलब इस टास्क को, मतलब कि वुडन प्लैंक में हम लोग पुश करने में ये पॉइंटेड इन हमें बहुत हेल्प किया है ना, इजी करने में, मतलब काम को आसान करने में, ठीक है ना। दिस फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, ये जो फोर्स लगा यूनिट एरिया पे है ना, पॉइंटेड इन के यूनिट एरिया पे सरफेस के, इसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो आप लोगों ने प्रेशर का मतलब समझ गया, मतलब प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है, प्रेशर जो सिंपली होता है फोर्स जो हम लोग लगाए और सरफेस के यूनिट एरिया में लगाए। जैसे यूनिट एरिया यहाँ पे, इधर से हम लोग जब प्लैंक वुडन प्लैंक पे जब पुश करने की कोशिश की तो नहीं गया आसानी से, लेकिन इधर से हम लोग पॉइंटेड इंड से किए तो यहाँ यूनिट एरिया पे लगा, इसीलिए आसानी से गया। फोर्स इज, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया
और सरफेस का लगता है, इसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, मतलब जिस एरिया पे ये लगता है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में वी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करेंगे ओनली दोज फोर्स, उस फोर्स को विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगे, ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगे, उसी फोर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड, जिस पे की प्रेशर कंप्यूट किया गया, ठीक ना। तो यहाँ क्या करा है कि इस स्टेज में हम लोग कंसीडर करेंगे केवल उस फोर्स को जो कि हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, उसी फोर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे जिसपे कि ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड, जिसपे कि प्रेशर कंप्यूटेड होगा। नोट दैट, मतलब नोट करिए, द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर, जो एरिया जो हमारा है ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ देख लीजिए डिनोमिनेटर में है। इन द एबव एक्सप्रेशन सो द स्मॉलर एरिया, मतलब एरिया छोटा होगा, लार्जर द प्रेशर, मतलब जब एरिया छोटा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, ताकि एरिया छोटा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, इसलिए प्रेशर ज्यादा होगा ऑन द सरफेस ऑफ सेम फोर्स, मतलब सेम फोर्स के सरफेस पे। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर, पॉइंटेड नेल के पॉइंटेड एंड का एरिया बहुत छोटा है, देन ऑफ इट्स हेड, मतलब इस नेल के हेड की कंपैरिजन में जो नेल का पॉइंटेड एंड है उसका एरिया छोटा है, इसीलिए हमारा प्रेशर जो होगा फोर्स ज्यादा लगेगा, इसलिए प्रेशर ज्यादा होगा। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूस ए प्रेशर, मतलब सेम फोर्स इसीलिए प्रोड्यूस करेगा प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड, मतलब पॉइंटेड एंड को पुश करने में सफिशिएंट प्रेशर लगेगा टू द नेल, नेल को इनटू द वुडन प्लैंक में। कैन यू एक्सप्लेन, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो नाउ अब, व्हाई शोल्डर्स बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रिप, मतलब कि जो हमारा शोल्डर बैग होता है कंधे पर लटकाने वाला बैग, उसका जो स्ट्रिप होता है जिसको हम लोग फीता बोलते हैं, वो ब्रॉड मतलब चौड़ा क्यों होता है, तो वही यही कारण है क्योंकि एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो एरिया ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम लगेगा, जिसके कारण प्रेशर भी कम लगेगा, ठीक है ना। तो एंड नॉट थीन स्ट्रिप, मतलब पतला स्ट्रिप क्यों नहीं दिया जाता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। and why the tool meant for cutting and precision always have sharp edge, मतलब और जो टूल जो होता है जिसका काटना होता है फाड़ना होता है वो उसका हमेशा शार्प एज क्यों होता है, तो शार्प एज क्यों होता है तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि शार्प एज मान के चलिए ये एक टूल है मेरा, तो शार्प एज रहेगा इसका, तो तभी तो मेरा जो प्रेशर होता है क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया जिसका कम होगा तभी तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, जिसके कारण प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड, अब ये बच्चे समझ गए व्हाई पोर्शंस, व्हाई पोर्टर्स प्लेस ऑन देयर हेड, मतलब अब ये लड़की समझ गई क्यों पोर्टर्स, मतलब पोर्टर्स मतलब कि धोबी, प्लेस ऑन देयर हेड ए राउंड पीस ऑफ क्लोथ, मतलब कि गोल का कपड़ा क्यों रखता है, यहाँ देखिए पोर्टर्स है ना, कुली जिसको हम लोग बोल सकते हैं, धोबी सभी, तो पोर्टर्स जो होता है एक राउंड शेप का सिर पे रखता है ना कपड़ा, तो वो क्या क्यों रखता है, क्योंकि मैं उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा, एरिया ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम लगेगा, जिसके कारण प्रेशर भी कम लगेगा, इसीलिए रखता है, ठीक है ना। वेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड, मतलब जब वो हैवी लोड को कैरी करता है, बाय दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड, इसके द्वारा वो क्या करता है कि एरिया बढ़ा देता है लोड, कॉन्टेक्ट ऑफ लोड का विथ देयर हेड, अपने हेड पे, सो द प्रेशर ऑन द हेड इज रिड्यूस्ड, इसके कारण की प्रेशर कम हो जाता है, एंड दे फाइंड टू इजी टू कैरी द लोड, वो लोड को कैरी करने में उसको आसान हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। डू लिक्विड एंड गैसेस एग्जर्ट प्रेशर, क्या लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया, क्या यह भी डिपेंड करता है ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट, जिस एरिया पे फोर्स एक्ट होता है। लेट अस फाउंड आउट, मतलब अब हम लोग इसे पता करते हैं। तो चलिए प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस को हम लोग यहाँ से अगले लेक्चर में देखेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग हैं कृपया हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।